नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे फोर्स इज सुप्रीम लॉ के इस लॉ चैनल में आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ। पेशे खिदमत है एक नई जानकारी मुकदमे के शेप में, खास करके आप तमाम डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्रों के लिए, उनके माता पिता के लिए और जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई फ़िलहाल इस वक्त हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जनाब, मैं मुकदमे पे आऊँ, मैं उस जानकारी पे आऊँ, उसके पहले चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लॉ की दुनिया ऐसे भी भारी हो जाती है, लगातार आप तक सूचनाएं, कानून का ज्ञान मैं पहुंचाता रहता हूं, तो बीच बीच में थोड़ा सा माहौल को हल्का भी करना चाहिए। मैं मुकदमे पे आऊँगा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा जो भारतीय चिकित्सा, आने वाली भविष्य की भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और देश किस तरह के डॉक्टर पैदा कर रहा है, तैयार कर रहा है, किस तरह के छात्र एमबीबीएस से निकलेंगे, कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितने नए कॉलेज खुले हैं, इन सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा आज अपने एपिसोड में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक कानून से जुड़ी तमाम नई नई जानकारियां, कोर्ट केसेस, फैसले, जजमेंट पहुंचते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन सूचनाएं मिलती रहें। मैं खास करके उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे इस चैनल को आर्थिक सहयोग दिया है। यह चैनल लॉ के क्षेत्र में आम जनता के लिए जानकारियां लेकर आता है और आपके आर्थिक सहयोग से हमें ज़रूरतमंद लोगों को, ज़रूरतमंद लॉ के विद्यार्थियों को मदद करने में मदद मिलती है। तो इसी तरह से सुपर थैंक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप आर्थिक योगदान भी करते रहें। उन तमाम साथियों का धन्यवाद जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना भारी समर्थन दिया है। तो जनाब, ये कहानी है जब मैं 11वीं का छात्र था केंद्रीय विद्यालय गया में। तो मुझे उस पढ़ाई के दरमियान, क्योंकि मैं अपने घर से दूर था, माँ बाप से दूर था, तो मुझे एक मारवाड़ी भाषा होटल में, जो कि खाने के साथ रहने की भी सुविधाएं देते थे, अपना डेरा डंडा कुछ दिनों के लिए डालना पड़ा। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि मैं एक ऐसा परमानेंट बासिंदा था। अब आप कहेंगे कि कानून से इसका क्या लेना देना है, आप बने रहिए इस चैनल पर। मैं एक ऐसा नॉन परमानेंट जगह में परमानेंट बासिंदा था कि वो अभूतपूर्व टाइम था मेरे जीवन का। वो मारवाड़ी भाषा था जहाँ जो लोग व्यवसाय में, टूरिज्म के लिए गया, हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, खास करके वहाँ व्यापारी वर्ग के लोग, खास करके जो मारवाड़ी समुदाय से जुड़े हैं, वो आते थे, क्योंकि उनको वहाँ अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार का खाना मिलता था और रात में सोने की जगह मिल जाती थी। तो वो लोग ऐसे ही व्यापार करने आते थे। वहाँ एक तख्त पड़ा होता था, उस पर बिस्तर होता था और एक अलमारी मिलती थी जिसमें आप अपना सामान रखिए, ताला बंद कीजिए, तख्त पे सोइए और नीचे बासा में खाना खाइए। तो मैं वहाँ पे, उसमें करीब 8-10 तख्त थे, तो मेरी मुलाकात हर रोज़ 9 नए लोगों से होती थी। अब कोई उसमें पत्थर का व्यापारी होता था, कोई बालू का व्यापारी होता था, कोई सिनेमा के रील सप्लाई किया करता था, वगैरह वगैरह। मैं उसमें एक परमानेंट बासिंदा था। मेरा एक परमानेंट तख्त था, मेरी एक परमानेंट अलमारी थी जिसमें मैं अपना सामान बंद कर देता था और फिर तख्त पर अपनी अलमारी निकाल के, अपनी किताबें निकाल के मैं पढ़ाई करता था और सवेरे मैं अपनी साइकिल उठा करके अपने स्कूल, केंद्रीय विद्यालय चला जाया करता था। तो खैर, वो एक मेरे जीवन का बड़ा ही लर्निंग फेज़ था, जहाँ की मैं रोज़ नए व्यापारियों से, उनके व्यापार करने के तौर तरीक़ों से वो समझता था, सीखता था। कई बार उनमें कई लोगों से दोस्ती भी हो जाती थी
और मैं उनके साथ गया शहर घूमता था, उनके व्यापार को समझता था। तो अब इसमें एमबीबीएस का क्या आप कहेंगे लेना देना है? जी है, वहीं मैं आ रहा हूँ। इसमें एमबीबीएस का जनाब लेना देना ये है कि वहाँ पर गया मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे छात्र परमानेंट तौर पर रूम लेकर रहा करते थे। गया मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्टल था, बड़ा उस ज़माने का नामी मेडिकल कॉलेज था हिंदुस्तान का, न सिर्फ बिहार का। गया मेडिकल कॉलेज एक से एक डॉक्टर्स उसने प्रोड्यूस किए। तो जनाब ये जो कुछ छात्र थे तो वो अपने हॉस्टल से बाहर यहाँ कमरे लेकर रहा करते थे। और ये कुछ ऐसा वाकया था कि इनसे वो जो बासे का मालिक था बड़ा परेशान था, क्योंकि ये लोग 10, 20, 30 रुपया, 5 रुपया इस तरह का किराया दिया करते थे और कमरे पे कब्जा करके बैठे हुए थे और ये खाली ही नहीं करते थे। तो अमूनन मेरी भी इनसे दोस्ती हो गई, इन मेडिकल के छात्रों से, इन डॉक्टर्स के छात्रों से, और मेरा अब आना जाना गया मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में भी शुरू हो गया, जहाँ मैं शल्य क्रिया चिकित्सा देखता था, पोस्टमार्टम होता हुआ देखता था और मेडिकल की नई नई जानकारियाँ भी मेरे पास आने लगी। तो मैंने एक दिन अपने इन सीनियर्स मेडिकल के छात्रों से पूछा कि जनाब आपका इतना बढ़िया हॉस्टल है यहाँ, आप यहाँ रहते क्यों नहीं? आप बाहर क्यों रहते हैं? इस मारवाड़ी बासे में क्यों डले हुए हैं? उसके पीछे एक कारण ये भी था कि मैं भी मारवाड़ी भाषा का जो मालिक था, सेठ था, उसके पीछे पड़ा था कि भाई एक कमरा मुझे दे दो, इससे मुझे डिस्टर्ब होती है यहाँ रोज़ 9 लोगों के बीच में आना, और मैं देर रात मोमबत्ती जला करके या बल्ब जला करके पढ़ता हूँ तो ये लोग सोना चाहते हैं, तो उसमें भी बाधा होती है। तो वो कह रहा था अगर इसमें से कोई भी कमरा खाली हो जाए तो सबसे पहले मैं आपको दे दूं। तो मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, मेरे तो स्कूल में हॉस्टल नहीं है और आप वहाँ जा सकते हो, आप वहाँ जाते क्यों नहीं? तो उन लोगों ने कहा कि चलो इस विषय पे ना आज रात में बात होगी और हम सब जब इकट्ठे होंगे तब बात होगी। ठीक है जी। तो उस रात हमारी बैठकी उस मारवाड़ी भाषा में गया चौक पर जमी। उन्होंने हमारे बारे में जाना, समझा। पहले तो जो और लोग थे, जो उनका गुरु था, जो सबसे बड़ा वहाँ का उनका सीनियर था, उससे मेरी विशेष तौर पर मुलाकात कराई गई, जिसके इशारे पे ये पूरा मारवाड़ी भाषा डोलता था, घूमता था। तो जब उनसे मेरी मुलाकात कराई गई तो उन्होंने मेरे बारे में जाना, समझा और मेरी परेशानी को उन्होंने कहा हम चाहते हैं तुम्हारी मदद करें और यह कमरा जैसे ही खाली होगा तो मैं मारवाड़ी भाषा के मालिक से आपकी पैरवी करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको यहाँ एक कमरा मिल जाए। आप अच्छे विद्यार्थी मुझे लग रहे हैं, अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो मैंने कहा जी भैया, जी सर, आपको बहुत बहुत इसके लिए मेरा धन्यवाद और आभार। तो इस दरमियान पता जो चला वो ये पता चला कि इन्हीं का कमरा खाली होने वाला है और ये जनाब इस बासे में 16 साल से, पिछले 16 साल से जमे हुए। तो मैंने कहा कि ये एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी पढ़ाई है जो 16 साल तक ही ख़त्म नहीं हो रही है? टोटल कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल है, तो आखिर कितनी बार ये परीक्षा में अपीयर होंगे तब ये डॉक्टर बनेंगे? तो उनके जूनियरों का तो खैर हिम्मत नहीं थी उनसे ये सवाल पूछने का, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि ये हमारे सुपर सीनियर हैं और शायद इस साल 16वें साल ये अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर लेंगे और हम लोग इनको हाथी पर सजाकर कॉलेज से, गया मेडिकल कॉलेज से विदाई देंगे। तो मैंने कहा ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होगी, हो सकता है डॉक्टर बनने में इतने साल लगते हैं, जो उस समय की मेरी उम्र थी और जानकारी थी। तो जनाब सवाल यही है, मुकदमा यही है कि आखिर एमबीबीएस की पढ़ाई कितने सालों तक, एक सुपर सीनियर को कितने बार एग्जाम देने की इजाजत हो सकती है, यही मुकदमा है। तो जी हाँ जनाब, जो 2019 है उसके पहले जो कानून था
उसमें एमबीबीएस के की पढ़ाई करने वाले छात्रों के ऊपर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, फेल हो सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं थी, रोक नहीं थी। इसलिए ऐसे दृष्टांत, एक लाइव एग्जाम्पल इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया कि लोग 16-16 साल, 20-20 साल, 15-15 साल परीक्षाएं देते रहते थे और डॉक्टर बनने की प्रक्रिया जारी रहती थी। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार चिंतित हो गई और जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन था और जो जिस तरह के डॉक्टर हिंदुस्तान इस कानून के तहत प्रोड्यूस कर रहा था, उसको चिंतित होने के बाद सरकार ने जो कानून था, रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एक्ट, उसमें सन 2019 में तब्दीली कर दी। खास करके 7.7 सेक्शन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे पहली बार रोक लगा दी गई। अब जनाब, नया कानून यह कहता है कि एक एमबीबीएस के छात्र को उसके फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने के लिए मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट अलाउड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके पहले इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रोक नहीं थी। तो ये 4 अटेम्प्ट का जब रोक आया तो हमारे मेडिकल के छात्रों को यह अमेंडमेंट, यह नया चेंज संभवतः नहीं भाया और मेडिकल के कुछ विद्यार्थियों ने बतौर पिटिशनर इस एक्ट को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। दूसरा जो चैलेंज किया वह मसला यह था कि अगर यह एक्ट आया भी है तो यह 2019 के बाद के जो एडमिशन्स होंगे मेडिकल के छात्रों पे, उन्हीं पे लागू होना चाहिए। अमेंडमेंट यह कहता है कि यह एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। मसलन जिस दिन से यह एक्ट आया उसी दिन से यह माना जाएगा और इसमें जो भी छात्र वर्तमान में मेडिकल की परीक्षा पढ़ रहे हैं, चाहे वह बैच 16 से हों, 17 से हों, 18 से हों, उन पर यह फैसला लागू होगा 4 अटेम्प्ट वाला। तो एक्ट के इस दोनों प्रोविज़न को मेडिकल स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट ने चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको किसी भी तरह का रिलीफ देने से इनकार कर दिया और कहा कि एक्ट बिल्कुल दुरुस्त है, 4 अटेम्प्ट कम नहीं होते फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए, अतः इसमें कोई रद्दोबदल तब्दीली नहीं की जाएगी। छात्र छात्र ठहरे, उनके भविष्य का भी सवाल था। वो भला दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को कहाँ मानने वाले थे। तो छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली और यह मुकदमा लगा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत में, चीफ जस्टिस GY चंद्रचूड़ के कोर्ट में, जिसमें उस बेंच में शामिल थे जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस P पारदीवाला। तो 3 न्यायाधीशों के समक्ष यह मुकदमा आया और न्यायाधीश समझ नहीं पाए कि यह किस तरह का मुकदमा है और उसने पिटिशनर से, छात्र से, उनके वकील से पूछा कि जनाब, आपको 4 अटेम्प्ट क्या काफ़ी नहीं है? जिसका संतोषजनक जवाब पिटिशनर या पिटिशनर के वकील नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अगर 4 अटेम्प्ट में भी आप मेडिकल की परीक्षा, फर्स्ट ईयर की परीक्षा, MBBS की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विश्व की किस व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, वेयर सो एवर इन दी वर्ल्ड दिस कैन बी अलाउड। और अगर इस तरह के डॉक्टर हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं या होंगे तो भगवान जाने वो कैसी चिकित्सा करेंगे। और हमारे देश में जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है,
जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस है वो किस तरह की सर्विस होगी, इसके बारे में हम सब विस्मित हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को यह कहा कि बजाय आप कोर्ट में अपना समय बर्बाद करने के जाइए, अध्ययन कीजिए। 4 अटेम्प्ट्स कम नहीं होते। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा मैक्सिमम 4 बार देने की इजाज़त होगी। और यहाँ तक कह दिया कि अगर पेपर बीच में आपने छोड़ा, मीन्स पार्शियल अटेंडेंस भी, पार्शियल अपीयरेंस भी आपने परीक्षा में दी है, तो वह एक अटेम्प्ट के बराबर काउंट की जाएगी। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस नई तब्दीली के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर मुझे बताएं। और किस तरह के विषयों पे आप और जानकारी चाहते हैं यह भी बताएं। मैं आपके पसंद की वीडियो लेकर, आपके पसंद का मुकदमा लेकर, आपके कानून की जानकारी लेकर यूं ही फोर्स ए सुप्रीम लॉ के इस YouTube चैनल पर लगातार आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ, एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।